नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये जो पुराने पेपरों की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें से ये तीसरा वीडियो है। 100 सवाल तक हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में करवा दिए थे। आज हम 101 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए 101वां सवाल पढ़ते हैं कि निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म है वो असंगत है। असंगत पूछा है। तो चलिए 1 नंबर ऑप्शन है कि जायसी का ऑप्शन ये पंक्ति है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, ये जायसी की पंक्तियां है, बिल्कुल सही जवाब है। सूरदास की पंक्तियां भजमन चरण कमल अविनाशी, ये सूरदास की पंक्तियां नहीं है, गलत है। ये मीरा की पंक्तियां है। किसकी पंक्तियां हैं? मीरा की पंक्तियां हैं। आगे का देख लेते हैं। कबीर अंधड़िया छाई पड़ी पंत निहारी निहारी, ये बिल्कुल सही है। और बिहारी अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, क्योंकि ये पंक्तियाँ सूरदास जी की नहीं बल्कि मीरा की है। आगे का सवाल देखते हैं हम। 102 नंबर। पीयू वियोग अस बाउर जीव, पियो के वियोग में पागल होकर बावरी होकर मैं जी रही हूँ। तो इसमें ये है कि बाउर का क्या अर्थ है? तो विधवा नहीं, ग्रामीण स्त्री बिल्कुल नहीं, पगली, इसका आंसर होगा 3 नंबर पगली। रुग्ण स्त्री बिल्कुल नहीं, इसका आंसर बाउर का से तात्पर्य है पगली। ठीक है। अब आगे का सवाल देख लेते हैं। 103 नंबर। जो पे चेराई राम की कर तो न लजा तो, जो पे चेराई राम की कर तो न लजा तो पंक्ति में चेराई शब्द का क्या अर्थ है? तो चेराई शब्द का क्या अर्थ है? चेराई यानी सेवा, राम की सेवा, इसका आंसर होगा 1 नंबर। आगे का सवाल देख लेते हैं। 104 नंबर। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता, ये किसने कहा है? विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। इसके ब्रज भाषा में कहा गया है, ब्रज भाषा में लिखी गई है ये रचना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा रूप नज़र आता है हमें विनय पत्रिका में, वैसा कहीं भी नज़र नहीं आता। ये बात शुक्ल जी ने कही है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। आगे का सवाल देखते हैं हम। 105 नंबर। निम्नांकित में से निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? पूछा है नहीं है, तो नहीं को गौर से पढ़िए आप। बरवे रामायण इनकी है, वैराग्य संदीपनी इनकी है, दोहावली इनकी है, लेकिन चित्रावली इनकी नहीं है। चित्रावली किसकी रचना है? असाइद की रचना है। किसकी? असाइद की रचना है। ये सूफी संत है, सूफी संत। ठीक है। और ये अवधी भाषा की रचना है। ठीक है। आगे का सवाल देखते हैं हम। 106। निम्नांकित में से कौन सी रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है? रीति सिद्ध, वैसे जो रीतिकाल है उसको 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कौन कौन से? एक तो रीतिबद्ध है, यानी जो रीति संबंधी परंपरा है उससे एकदम जुड़े हुए हैं, वो रीतिबद्ध कवि है। रीति सिद्ध यानी रीति परंपरा को बारे में जानते भी हैं, लेकिन इन्होंने रीति सिद्ध इन्होंने अपने हिसाब से रचनाएं की हैं। ठीक है। और एक रीति मुक्त है, जिन्होंने रीति मुक्त एकदम स्वच्छंद रूप में कविताएं की हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि, तो रीति सिद्ध काव्यधारा के एक ही कवि हैं बिहारी जी, इसका आंसर होगा 3। आगे का सवाल देखते हैं। 107 नंबर। निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनो तारन बिंदु बारक
बारनू तारी। बिहारी का ये दोहा है। इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त किया गया है? यहाँ पर भक्ति व्यक्त की गई है, यानी ये बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरी आप तो आ नहीं रहे हो और मेरी फीकी पड़ गई है, गुहार करते करते मैं आपको बुलाते बुलाते मैं थक गया हूँ, लेकिन आप अपनी आनाकानी कर रहे हो, नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर भक्ति भाव नज़र आया है इनके दोहे में। वैसे तो ये श्रृंगारिक रचनाएं दोहे इन्होंने लिखे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ दोहे भक्ति से संबंधित भी लिखे हैं। तो ये दोहा इनका भक्ति से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 108 नंबर का क्वेश्चन है। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी 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 उर्वशी। तो आप देख लीजिए कौन सा होगा इसमें। तो यमक अलंकार। एक ही शब्द आ रहा है बार बार और इसके अर्थ सबके अलग अलग हैं, समान शब्द और अर्थ अलग अलग, तो वहाँ पर यमक अलंकार। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। आगे चलते हैं हम। 109 नंबर सवाल। लोग है लागी कवित बनावत, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मोर कवित कवित बनावत। लोग तो कवित बनावत, लेकिन मोही तो मोर कवित बनावत। ये पंक्ति किसकी है? ये घनानंद की पंक्ति है। याद रखिए आप, बहुत मोस्ट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप याद रखेंगे। आगे का सवाल देख लेते हैं हम। 110 नंबर। वह मुस्क्यानी वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी, उर्मे अरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? तो वियोग की कौन सी दशा है? स्मृति, किसी की याद में ये पंक्तियाँ कही गई हैं, तो स्मृति होगा इसमें। तो इसका आंसर होगा 2। आगे का सवाल देखते हैं 111 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? स्कलता, सुजानहित, वियोग बेली, रसविलास। तो ये तीनों इनकी रचनाएं हैं, लेकिन रसविलास इनकी ना होकर ये देव की है, कवि देव की रचना है ये रसविलास। बाकी ये तीनों घनानंद की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। आगे का सवाल देख लेते हैं 112 नंबर का। चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है लज्जा का। चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यानी लज्जा से कान और गाल ऐसे लाल हो जाते हैं, ये उनके जो संकेत होते हैं, लज्जा के प्रतीक होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 3। आगे हम बात कर लेते हैं 113 नंबर सवाल है। ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? तो काव्यांश में चिंता भाव का उद्बोधन हुआ है। इसका आंसर नंबर 1 होगा। आगे चलते हैं हम 114 नंबर सवाल। सॉरी। उज्ज्वल वरदान चेतना का, सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो कौन से सर्ग से ये लिया गया है? 114 नंबर सवाल है लज्जा सर्ग से। लज्जा सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। कामायनी में श्रद्धा सर्ग कर्म अनुसार किस क्रम पर है? तो श्रद्धा जो सर्ग है वो 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। तो हम जो कामायनी में है 15 सर्ग है। वैसे कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है, उनकी हम बात कर लेते हैं।
ताकि अगर आगे की जो परीक्षा है उनमें अगर क्रम पूछ लिया जाए या जो ये क्वेश्चन है उसके अनुसार कोई पूछ लिया जाए तो वो हमें एकदम स्पष्ट हो सके। तो 15 सर्ग है कामायनी के और 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। 15 सर्ग है, 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो बात कर लेते हैं। पहला सर्ग है चिंता। चिंता, पहले चिंता होती है, फिर हमें एक आशा की किरण नजर आती है। आशा, 2 नंबर आशा होगी, ठीक है। फिर उस चीज़ के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, लक्ष्य के प्रति या कोई भी हो, कोई चीज़ के प्रति श्रद्धा होती है। फिर काम भावना, काम, फिर थोड़ी वासना पैदा होती है। वासना पैदा होगी तो फिर लज्जा आएगी, फिर कर्म किया जाएगा, फिर ईर्ष्या, फिर ईड़ा, फिर स्वप्न, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंतिम है आनंद। पहला पूछे तो चिंता और अंतिम पूछे तो आनंद, ठीक है। सब इनका कर्म याद रख सकते हो, ठीक है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, ये और फिर आनंद। 15 हो गए ये। अब सारे सर्गों को आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब आगे का सवाल देखते हैं 116 नंबर का। ये बात हमने पहले कर ली कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष है तो 1935, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। वह एक और मनु रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दिन ने, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो ये किया गया है दृढ़ निश्चय की ओर, दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया है। और ये राम की शक्ति पूजा जो कविता है उससे लिया गया है, ठीक है। आगे का सवाल देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्तियां कौन सी है? रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। ये प्रथम पंक्तियां है। अच्छा सवाल है, मोस्ट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं 119। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। राम का ये कथन किसके जीवन की त्रासदी है? धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। राम का ये कथन किसके जीवन की त्रासदी है? तो विभीषण के जीवन की त्रासदी है। आगे गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। उसका सवाल है कि गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? जैसे गोदान में जो प्रमुख पात्र है वो होरी है और उसकी पत्नी का नाम धनिया है। कृषक वर्ग है ये और उनकी दीनता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। और गोदान का गोबर यानी गोबर है ये होरिका और धनिया का पुत्र है गोबर। तो इसमें इसने कहा है कि जो गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़ी विरोधी, रूढ़ी का विरोध करने वाला ये नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है गोबर। आगे का सवाल देख लेते हैं 121 गोदान से संबंधित ही है। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक है? तो मेहता साहब है, प्रोफेसर मेहता साहब है, शहरी पात्र है ये। और ये प्रगतिशील जो विचार है प्रेमचंद जी के उनका वाहक माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विद्या से संबंधित नहीं है? यानी इनके जो उपन्यास है उनमें कौन सी कृति है वो उपन्यास नहीं है? चारुचंद्र लेख,
बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोता, ये तीनों तो है लेकिन कूटज इनका निबंध है, ना कि उपन्यास है। ठीक है, आप इस बात को याद रख लीजिए। आगे देख लेते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इसका आंसर होगा 1। और ये जो उपन्यास है, ये आत्मकथा लिखा हुआ है लेकिन ये उपन्यास है, और किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद जी का है ये निबंध। ठीक है, और विशाल भारत पत्रिका में ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। आगे का सवाल देखते हैं हम। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में ये कथन किसका है? तो ये कथन है महामाया का। महामाया भैरवी है, उसका ये कथन है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थक स्त्री उसे ही माना जाएगा जो पुरुष को मुक्ति दे या स्वतंत्र छोड़े। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा का कथन है और महामाया भैरवी का ये कथन है। इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ये बात हमने पहले भी कर ली है। अब आगे का सवाल देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक, क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा जीवन मूल्यों पर आधारित एक उदात्त प्रेम कथा है। जीवन मूल्यों पर आधारित एक उदात्त प्रेम कथा है। इसका आंसर होगा 4। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है। वैसे आधे अधूरे नाटक है और ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश का ये नाटक है आधे अधूरे। तो मूल कथानक क्या है इसका? मूल कथानक है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। इसका आंसर होगा 3। ठीक है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? वैसे इनमें 4 पुरुष है, ऐसे पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। वैसे ही 1 नंबर पुरुष कौन से हैं? तो महेंद्र नाथ 1 नंबर पुरुष है जो सावित्री के पति हैं। महिला पात्र इसकी सावित्री है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन मोहन राकेश का नाटक नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक है वो मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है। ये सब तीनों नाटक है वो मोहन राकेश के हैं। लेकिन अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। किसका है? धर्मवीर भारती का नाटक है ये, मोहन राकेश जी का नहीं है। तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, आगे का सवाल देख लेते हैं। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? तो उत्साह का है। कविता क्या है? इनका एक निबंध है। कविता क्या है? इनका निबंध है, उसमें ये बात कही गई है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। इसका आंसर होगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है श्रद्धा के। कौन कौन से हैं? प्रतिभा, शील और साधन। ये 3 प्रकार है श्रद्धा के। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर आंसर है इसका, 1 नंबर। ठीक है, आगे का सवाल देख लेते हैं 131 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था लैला सिंह, बिल्कुल सही है। कफन प्रेमचंद जी की है, ये भी बुदिया सही है। रोज मालती बिल्कुल सही है। परिंदे का महेश्वर नहीं है, ये गलत होगा इसमें। ठीक है, आगे का सवाल देख लेते हैं 132। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यास में किस कहानी से लिया गया है? तो उसने कहा था लैला सिंह जब अंतिम क्षण में था, लैला सिंह जब मृत्यु के अंतिम क्षण में था तब उसका वर्णन यहाँ किया गया है। ये जो उसने कहा था, ये जो
कविता है, मतलब कहानी है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है, इसके कवि हैं। और कफन के कौन है? प्रेमचंद जी हैं और रोज के अज्ञेय जी हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम आगे के सवाल की। अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो गैंग्रीन नाम से भी जानी जाती है ये अज्ञेय की रोज कहानी। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। ये तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये 134 नंबर का सवाल है, ये कफन कहानी से लिया गया है। कफन कहानी से लिया गया है कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। ये तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था उनका, यानी कफन कहानी से लिया गया है ये कथन। आगे का सवाल देख, इसका आंसर होगा 2। आगे का सवाल देख लेते हैं 135 नंबर का। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। किसने माना है परिंदे कहानी से? तो नामवर सिंह जी ने माना है कि परिंदे कहानी से ही हम नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। नामवर सिंह जी ने कहा है, इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं 136 नंबर। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो ये 136 नंबर में सौंदर्य की नदी नर्मदा से ली गई है कि दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो सौंदर्य की नदी नर्मदा से ली गई है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे के सवाल के इसका आंसर होगा 136 का 4 नंबर, सौंदर्य की नदी नर्मदा। 137 नंबर सवाल है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृतांत का जो अंतिम पड़ाव है वो कौन सा था? अंतिम पड़ाव था कोलियाद से भरूच। कोलियाद से भरूच ये इनका अंतिम पड़ाव था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है। 7वीं से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। मैंने 1 नंबर या 2 नंबर ऐसे कुछ सवाल था, तो मैंने कहा था जहाँ भी आपको पुरानी हिंदी नाम नज़र आए तो आप क्या करोगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी करोगे। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं 139वें सवाल पे। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देवनागरी में लिपि की ये विशेषता है कि इसको जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे लिखा जाता है। क्योंकि इसका कारण है कि तर्क दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित जो वर्ण है ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है। कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है, यानी कोई भी वर्ण हिंदी में साइलेंट नहीं है, और जो भी वर्ण हिंदी में लिखा जाता है वो उच्चारित है, उसका एक अपना लिपि चिन्ह होता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, कथन और कारण बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। इसका आंसर नंबर 2 होगा, राइट। अब 140 नंबर सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से संधि का सवाल आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? देखिए कौन सा शब्द सही है। ग्रीष्म ऋतु ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर 1 नंबर ही होगा। बाकी सही क्यों नहीं है और कैसे सही हो गया इसकी हम बात कर लेते हैं। सत्यनारी, सत्यनारी का जब हम संधि विच्छेद करते हैं और बाकी इसको मिलाते हैं वापिस तो ये सन्नारी होगा। ठीक है, ये सन्नारी होगा, ऐसे होगा। दे नहीं होगा, यहाँ पे न होगा आधा। और 1 धन 1 से 2 सेकेंड 1 धन 1 से क्या बनता है? 1 1 बनता है। यहाँ पर 2 मात्राएं होगी, यहाँ पर 2 मात्राएं होगी, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पर न होगा इसलिए ये गलत है। और पितृ उपदेश में क्या होगा? ऊ आने के कारण, ये जो ऊ आ गए हैं इसके कारण ऐसे होगा। तय का ये त्रय बन जाएगा और ऊ की ये छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी और पितृदेश ऐसे होगा।
पित्रो नहीं होगा, यहाँ पर ऊ की मात्रा ऐसे होगा, ये यहाँ पे ऐसे, तो इसलिए इसमें ये त्रुटि है और इसमें दो मात्राओं के कारण त्रुटि है और इसमें न नहीं लगा है इसके कारण त्रुटि है। तो ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे का सवाल देख लेते हैं 141 नंबर का। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? रात दिन, रात और दिन बिल्कुल इसमें है, रात और दिन इसमें है। हानि और लाभ, लाभ हानि, लाभ और हानि, लाभ या हानि ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी है। माता और पिता इसमें भी है। तो इन तीनों में द्वंद्व समास है, लेकिन परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शुद्ध शब्द छांटना है हमें। तो केकई, ये सब केकई है और इनमें से शुद्ध शब्द केकई कौन सा है? तो बिल्कुल 4 नंबर का जो ऑप्शन है इसका, 4 नंबर का, इसमें यही आंसर होगा। केकई ऐसे लिखा जाता है, पहले 2 मात्राएं होती हैं और फिर 1 मात्राएं होती हैं, याद रखिए आप इसको, बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये। आगे देख लेते हैं 143 नंबर का सवाल। मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? मम्मट ने वैसे काव्य प्रयोजन के 6 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 6 भेद माने हैं, 6 भेद माने हैं। मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? तो देख लेते हैं, इन्होंने 6 प्रयोजन माने हैं। कौन कौन से माने हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 यश, यानी यश की प्राप्ति, काव्य का प्रयोजन है एक यश की प्राप्ति। नंबर 2 अर्थ कृते, यानी अर्थ की प्राप्ति। नंबर 3 व्यवहार विदे, यानी व्यवहार ज्ञान। बहुत से कवियों द्वारा अपने निकट संबंधियों, मित्र आदि को नीति, व्यवहार आदि की शिक्षा देने के लिए काव्य रचना करना। 3 फिर 4 नंबर शिवेतरक्षते, शिवेतरक्षतये, यानी लोकहित, लोक कल्याण व अमंगल नाश, इसके लिए भी ये कविता रचना करते हैं। नंबर 5 सद्य पर निर्वर्तये, यानी आत्म शांति व शीघ्र आनंद उपलब्धि। ठीक है, इसके लिए भी ये कविता रचना करते हैं। और 6 नंबर कांता सम्मित उपदेश, यानी अर्थात पत्नी के समान मधुर उपदेश देना। संतों की रचनाएं इस कोटि में आती हैं। जैसे बिहारी द्वारा जय सिंह को नहीं पराग नहीं मधुर, मधु वाला जो दोहा सुनाया था वो इसके अंतर्गत आता है। तो मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन है इसमें सबसे मूल उद्देश्य माना है सद्य पर निर्वर्ते, यानी आत्म शांति एवं शीघ्र आनंद उपलब्धि के लिए कवि रचना करता है। ठीक है, 6 मैंने बता दिए हैं। तो अब देख लीजिए ये जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा नहीं है। अमंगल का नाश, बिल्कुल हमने बात की है अमंगल का नाश। मित्र सम्मित उपदेश, बिल्कुल नहीं, कांता सम्मित उपदेश होगा इसकी जगह। तो इसका आंसर यही होगा 2 नंबर, यहाँ पर कांता सम्मित उपदेश होगा। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, ये सब इसमें सम्मिलित होगा। तो मम्मट के अनुसार मित्र समित उपदेश काव्य का प्रयोजन नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो आगे हम बात कर लेते हैं 144 की, कि इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ध्वनि के 2 भेद होते हैं, लक्षणा मूला, ये गलत होगा। लक्षणा मूला को अविकसित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, ये सही है। लक्षणा मूला ध्वनि के 2 भेद माने जाते हैं, ये भी सही है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणा मूला का ही भेद है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये गलत होगा इसमें 1 नंबर वाला, बाकी ये दोनों तीनों सही है। यहाँ पर व्यंजना मूला न होकर अभिधा मूला होगा, भेद 1। ठीक है, इसलिए ये 1 नंबर ऑप्शन गलत हुआ है। आगे चलते हैं हम 145 नंबर, विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी की हमने पहले भी बात की है के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 145 में कौन सा कथन सही नहीं है?
ये कथन, इसमें कुल 270 पद है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है विनय में, विनय पत्रिका में सबसे पहले गणेश जी वंदना की गई है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीतिक काव्य में की गई है, इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीतिक काव्य में की गई है। और बाकी इसमें तीनों कथन सही है, लेकिन ये कथन इसमें गलत है, इसका आंसर नंबर 1 होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 146 नंबर सवाल में, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है कबीर जी से संबंधित? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बिल्कुल सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, एक बार थोड़ा ये अलग रखिए। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, बिल्कुल सही है ये। और विभिन्न तीर्थों के प्रति उनमें श्रद्धा थी। देखिए, ये सत्संग और नाम के स्मरण पर तो बल देते ही थे, लेकिन विभिन्न तीर्थ का इन्होंने बहिष्कार किया है, तीर्थों को इन्होंने नहीं माना है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, यही होगा। तीर्थ कहीं भी तीर्थों का समर्थन किया जाए किसी भी ऑप्शन में तो कबीरदास जी से वो बिल्कुल गलत होगा, इसलिए आप उसी ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। और बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है, बिल्कुल सही है ये वियोग प्रवास जन्य वीर्य के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है ये वियोग चैत्र माह से प्रारंभ होता है, ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। और इस पक्ष खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख जायसी ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो ये नागमती का जो ये वियोग खंड है, ये आषाढ़ माह से, चैत माह से नहीं, चैत्र माह से नहीं, ये आषाढ़ माह से स्टार्ट होता है। ठीक है, आषाढ़ माह से इसकी शुरुआत होती है, तो इसका आंसर 3 नंबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 148वें पे, कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नक्तल सुब्ध, अकेला ये जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है 148 में? ये होगा श्रद्धा सर्ग, ये वाला नहीं, ये श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है ये। आगे चलते हैं 149 सवाल में, कि आराधना का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? तो ये जाम्बवान जी का है, कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, ये पंक्तियां है वो कथन है जाम्बवान जी का है। आधे अधूरे नाटक में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है, बिल्कुल सही जवाब है। ये जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता, बिल्कुल सही है ये। इसमें पति का नाम महेंद्रनाथ, पत्नी का नाम सावित्री है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गए, 2 तो लड़कियाँ होगी और लड़का 1 होगा, इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। तो आज की क्लास ये 150 सवाल यानी 150 सवाल पूरे हो गए हैं, और आज की सवाल की श्रृंखला यहीं ख़त्म करते हैं हम। अब हम आगे कल क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सेकंड पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो आप ज़रूर इनसे जुड़े रहे हो। और इसमें अगर पेपर को सॉल्व करवाने में मेरा कोई उत्तर गलत हो या कुछ मैं गलत बोल देती हूँ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं ये जो 3 वीडियो बने हैं एक पेपर के, इनको मैं साथ में करके एक वीडियो चढ़ा दूँगी, तो आपके लिए वो सही रहेगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।